तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 दिसंबर 2022। तो आज के बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस को केडीवी लाइव के माध्यम से प्रचार करना चाहते हैं, विज्ञापन देना चाहते हैं केडीवी लाइव को, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, वे सबके साथ मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह चौंकाने वाला और फिर बड़ा बयान महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक खत्म होने के बाद दिया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने अचानक से एनडीए का दामन छोड़ करके महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाने की घोषणा कर दी थी। इससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐसी बात कही है जिससे बिहार की राजनीति के गरमाने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फर्जी शिक्षकों से जुड़ी हुई खबरें अक्सर आती रहती है। जब सरकारी विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित 77,057 शिक्षकों के सर पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। खबर के अनुसार उनकी पहचान कर ली गई है। अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी और फिर नौकरी से बर्खास्तगी। यह शिक्षक कई बार प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भी उसे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जांच के लिए निगरानी विभाग को 77,057 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले हैं। न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रमाण पत्र के फोल्डर नहीं देने वाली नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे रखा है। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के दौरान बिहार में ग्रामीण लोगों के आर्थिक हालात बदतर हो गए। 91% लोगों ने खाने के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी। जमा पूंजी कम पड़ी तो सेठ साहूकारों से उधार तक लिए। ये हालात सभी वर्ग के लोगों के रहे। ये दर्द कोरोना महामारी से उपजे संकट का अध्ययन कर रही संस्थान CAT बिहार और फिर भूमि बिहार की रिपोर्ट में सामने आया है। जी हाँ, भूमि का बिहार पिछले 2 दशक से गरीबी, भूखमरी और आदि के चलते सीमांचल और अन्य जिलों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग विषय पर रिसर्च कर रही है। जब लॉकडाउन में भूख शांत करने को लेकर के बेटी के ब्याह के लिए रखे पैसे भी खर्च कर दिए। यह 15 जिलों में किए गए सर्वे में मुजफ्फरपुर और खगड़िया में 98% और सुपौल और किशनगंज में 96% ने ऐसी बचत की थी। जहाँ सबसे कम बचत भागलपुर के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने किया था। यहाँ 70% लोगों ने जमा किए और सारे पैसे राशन पर खर्च कर दिए। ये पैसे कम पड़े तो फिर लोगों ने 5,000 से ज्यादा का कर्ज दूसरों से लिया है। यह सर्वे के दौरान सुदूर देहात के महिलाओं ने बताया है कि बेटी के ब्याह को रखी पूंजी भोजन में खर्च हो गए। औसत 91% लोगों ने सेविंग डाइवर्ट करके भूख मिटाई है। 90% लोगों ने रोजी रोजगार छीनने पर साहूकारों से कर्ज या फिर उधार लिया। इनमें 42% लोगों ने 5,000 रुपये से नीचे तक का कर्ज लिया, जिनमें खगड़िया मुंगेर में 98, अररिया मुजफ्फरपुर में 97 और गया पूर्णिया दरभंगा में 94, कटिहार 86, सुपौल और बेगूसराय में 92, सहरसा में 88 और समस्तीपुर बेतिया में 86 लोगों ने सेविंग डाइवर्ट किए हैं, जबकि भागलपुर और किशनगंज में 80% लोगों ने डाइवर्ट किया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र शुरुआत हो गई है। जहां प्रथम दिन यानी कि पहला दिन राष्ट्रगान से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। राष्ट्रगान की समाप्ति के बाद भाजपा सदस्यों ने भाजपा भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाए। जहां वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय भीम की नारेबाजी की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि आज पहला दिन है, जहां सभी लोग शांति बना करके रखें। इसके बाद प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को पेश किया। वहीं पर विधानसभा में सदन के अंदर राष्ट्रगान के दौरान कांग्रेस विधायक अबीदुर रहमान खड़े नहीं हुए, जबकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत सभी सदस्य खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस विधायक अपनी सीट पर ही बैठे रहे। राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं होने पर कांग्रेस विधायक को लेकर के भाजपा ने सदन में खूब हंगामा किया। भाजपा ने कांग्रेस विधायक अब्दुल रहमान के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जहां अबीदुर रहमान विधानसभा की अररिया सीट से विधायक हैं। आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए में टूट के बाद पहली बार भाजपा और
जदयू आमने सामने है। विपक्ष में बैठी इकलौती पार्टी भाजपा लॉ एंड ऑर्डर, विकास और फिर युवाओं को नौकरी के मुद्दे पर राज्य की नीतीश कुमार की सरकार को घेरने की तैयारी में है। दोस्तों बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की तवांग में भारतीय और फिर चीनी सेना के साथ झड़प पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन लेह लद्दाख में गांव बसा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यह एक ऐसा मामला है जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने भारतीय सैनिकों की जमकर तारीफ की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें हमारे सैनिकों पर भरोसा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना और चीन के बीच झड़प को लेकर के केंद्र सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडियन आर्मी है तो फिर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारी सीमा सेफ रहेगी। यह तेजस्वी यादव ने कहा है कि शीतकालीन सत्र 5 दिन तक चलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि छोटा सा घर बनाने का सपना अब साकार होगा। जी हाँ, सीमेंट में लगातार कटौती हो रही है। जी हाँ, घर बनाने का हर आदमी का सपना होता है। सुंदर घर बनाने के मौके को कौन गंवाना चाहता है। जी हाँ, अब कम दामों में सीमेंट और सरिया खरीदने का अच्छा मौका है। पहले जैसे अचानक इसकी कीमतें बढ़ी, अब धीरे धीरे इनकी कीमतें फिर से नीचे आने लगी है। लेकिन अब बिल्डर्स के लिए सुनहरा मौका है। वे चाहे तो सरिया और सीमेंट अच्छे दामों पर खरीद सकता है। जल्द ही आप भी अपना खूबसूरत सा घर बना सकते हैं और आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले रिबार और सीमेंट के दाम चरम पर थे और फिर भी बिल्डर्स ने इसे खरीद लिया। लेकिन अब रिबार के दाम बहुत कम है। सीमेंट की कीमत थोड़ी सी कम हुई है और तेजी से बढ़ रही है। सीमेंट की कीमत थोड़ी सी कम हुई है और तेजी से कम हो रही है। इसीलिए अगर आप सीमेंट और बार मौजूदा घटी हुई कीमतों पर खरीद सकते हैं और फिर भवन निर्माण पर अपना पैसा बचा सकते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जिलों में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद में जुटी सरकार ने मिशन 60 के बाद मिशन क्वालिटी शुरू किया है। यह मिशन क्वालिटी के तहत अस्पतालों के 100 घोषित प्रदर्शन से संबंधित डाटा का सत्यापन होगा। इस काम को प्राथमिकता पर करने के लिए स्वास्थ्य सेवा के 76 अधिकारियों की टीम को जिलों के लिए रवाना कर दिया गया है। 8 सितंबर से प्रारंभ मिशन 60 के तहत जिला अस्पतालों की आधारभूत संरचना और फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए लगातार काम किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर प्रारंभ इस मिशन के तहत अस्पतालों के भवन के रंग रोगन, शौचालय की साफ सफाई, डॉक्टरों और फिर स्वास्थ्य कर्मियों की अस्पतालों में मौजूदगी, एम्बुलेंस और दवाओं की उपलब्धता, आकस्मिक सेवाओं में सुधार सहित 31 अलग अलग बिंदुओं पर कार्य किए गए हैं। मिशन 60 के तहत विभाग के स्तर पर जो कार्य निर्धारित किए गए थे, अस्पतालों ने प्राथमिकता में उनमें से कौन से काम किए हैं, उन्हें विभाग को इस संबंध में एक 100 घोषणा पत्र देना है था। प्रक्रिया के तहत अस्पतालों ने सरकार को 100 घोषणा पत्र भी सौंपा है, जिसके बाद विभाग ने अस्पतालों की उपलब्धि के आधार पर उनकी रैंकिंग की है। जिला अस्पतालों की 100 घोषणा की जांच और फिर अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विभाग के स्तर पर प्रारंभ मिशन क्वालिटी के तहत अस्पतालों के 100 घोषित प्रदर्शन से संबंधित डेटा की जांच होगी। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार में एक हफ्ते पहले हुए गैंग वार में कई लोगों की जान चली गई। यह बताया जाता है कि दोनों गैंग के बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर के लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में हफ्ते भर पहले एक गैंग ने दूसरे गैंग पर हमला करके 7 लोगों की जान ले ली। अब इसके बाद राजनीतिक दल के लोग आपराधिक गिरोह की लड़ाई को जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब तक इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चुप हैं। बिहार बीजेपी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से चुप्पी तोड़ने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि अपराधी किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, योगी स्टाइल में सीधा ठोक दो। जब बिहार बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने जेडीयू बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि बिहार को एक बार फिर से जाति की लड़ाई में झोंकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश पीएम और तेजस्वी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन कटिहार में गैंगवार के नाम पर हो रहे जातिवाद नरसंहार पर दोनों चुप क्यों है। यादव भूमिहार मत करो, किसी से सहानुभूति, किसी से ईर्ष्या मत दिखाओ। अपराधी किसी भी जाति का हो, योगी स्टाइल में सीधा ठोक दो। दोस्तों सरकार ने कहा है कि साल 2005-06 से साल 2019-21 के बीच 40 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सरकार ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का हवाला दिया है। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी MPI 2021 की वेबलाइन रिपोर्ट के अनुसार भारत की 25% आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब है।
दोस्तों बात करते हैं कि आम आदमी के साथ ही मोदी सरकार के लिए भी गुड न्यूज आई है। गुड न्यूज ये है कि देश में खुदरा महंगाई दर लंबे समय तक आरबीआई के तय लक्ष्य के ऊपर रही थी। इसे काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक की ओर से एक के बाद एक लगातार 5 बार नीतिगत दरों या फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है। इन कदमों का असर भी देखने को मिला है और जहां अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.77% पर आ गई थी, वह अब 5.88% पर आ गई है। जहां सरकार के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 11 महीने के निचले उच्चतर स्तर पर है। सरकार के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से सोमवार को इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। सरकार ने जारी किए गए राहत भरे आंकड़े अक्टूबर के बाद नवंबर महीने का भी महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए राहत भरा रहा। दरअसल सप्ताह के इस पहले दिन सोमवार को सरकार के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। देश में खुदरा महंगाई दर लंबे समय बाद आखिरकार आरबीआई के तय लक्ष्य के भीतर आ गई है। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक खुदरा महंगाई नवंबर महीने में घट करके 5.88% पर आ गई है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की उम्र सीमा को कम करने पर विचार कर रही है। जहां अभी वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84B के तहत प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। वहीं संविधान के अनुच्छेद 173B में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए इसी तरीके का प्रावधान किया गया है। हालांकि अब देश की 65% युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इस उम्र सीमा को 18 साल करने पर विचार कर रही है। इससे पहले आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद जयंत सिंह ने शुक्रवार को संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जहां उनका ये बिल भी लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की आयु सीमा से संबंधित है। जयंत ने ट्वीट करके लिखा है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए उम्मीदवारी की आयु को घटा करके 21 साल करने के वास्ते भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि युवा भारत को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने के लिए मेरी पहल सिर्फ मतदान नहीं बल्कि विधान पालिका में सदस्य के रूप में देश का कुशल नेतृत्व प्रदान करने का अधिकार है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासी जमीन तलाश करने निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर बड़ा हमला बोला है। ललन सिंह ये कहने पर कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कल तक जो ललन सिंह संसद में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामानव बता रहे थे, आज वही ललन सिंह सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं कि कौन बीजेपी की बी टीम है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ललन सिंह की कोई राजनीतिक हैसियत है ही नहीं और उनका कोई वोट बैंक नहीं है। उन्होंने कहा कि जदयू के नेता नीतीश कुमार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन पूछता है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस में इन दिनों अपनी जनाधार बनाने को लेकर के मुख्य पदों पर विराजमान कांग्रेस नेता को बदलने की कवायद तेजी पर है। आपको बता दूं कि बिहार में प्रदेश कांग्रेस के बाद अब कांग्रेस विधायक दल के नेता भी बदले जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल के नेता बनने में 3 नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें अनुभवी विजय शंकर डूबे हैं, तो फिर वहीं जातीय समीकरण साधने में विजेंद्र चौधरी आगे हैं। इसके साथ ही बिहार कांग्रेस प्रभारी की पसंद राजेश कुमार है। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेसियों की नजर पार्टी के आला कमान पर है। आपको बता दो कि कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता कौन, विजय शंकर डूबे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बस यही स्लोगन और नारा सुनाई देता है कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, उसी तरीके से देश में मोदी सरकार होता है। कहीं ये नहीं कहा जाता है कि 135 करोड़ देशवासियों की सरकार है या फिर भारत की सरकार है। क्या यही डेमोक्रेसी रह गया है? दरअसल पूर्व बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि 18 महीने में एक व्यापारी से अमेरिका जैसे मिचोड़ देश में राष्ट्रपति के पद पा लेते हैं, लेकिन दुनिया का अजूबा है कि हमारे यहाँ 18 महीने में वार्ड कमिश्नर का भी चुनाव कोई नहीं जीतता है। हमारे इंडिया में किसी का बाल काले है तो फिर कहा जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए अभी मैच्योर नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ा आरोप राजनीति में लगाया जाता है कि अगर इसका सब बाल काले हैं तो फिर ये अच्छा से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसको लेकर के कई लोगों ने अपनी सफेद बाल को रंग तक नहीं किया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन का जिक्र किया है, जिसके कारण गुजरात में चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सुशासन का एक नया मॉडल कायम किया है। उस मॉडल को देश भर में लागू किया है। जब सामान्य नागरिक चाहते हैं कि बिना किसी भ्रष्टाचार के उसे उसके तमाम हक मिले। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के नियोजन का शेड्यूल जारी करने का प्रस्ताव विभागीय मंत्री के पास भेज दिया गया है। मंत्री कार्यालय से मंजूरी के बाद नियोजन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के नियोजन का ये दूसरा चरण होगा। साथ ही प्रस्तावित नियोजन में 6000 से अधिक पद पर भर्ती होगी। फिलहाल पदों के विरुद्ध पात्रता परीक्षा पास केवल 1100 के ही आसपास विद्यार्थी होंगे। आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षा और फिर स्वास्थ्य अनुदेशकों के प्रस्तावित नियोजन में 6000 से अधिक पद खाली हैं। इतने पदों के विरुद्ध पात्रता परीक्षा पास केवल 1100 के आसपास ही अभ्यर्थी होंगे। ये वे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने पिछली काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन उनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो सका था। शिक्षा विभाग उन्हें एक बार फिर से काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया है। शारीरिक शिक्षा और फिर स्वास्थ्य अनुदेशकों की योग्यता परीक्षा 2019 में कुल 6199 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें कुल 3508 अभ्यर्थी पास हुए थे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले नालंदा के रहुई में बिहार का सबसे बड़ा दंत चिकित्सा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य नेता और अधिकारी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब नालंदा के रहुई के भगवान बिगहा में कितना बड़ा काम कराया गया है। यह कोई भी आदमी दंत चिकित्सा के लिए आएगा तो कोई असुविधा नहीं होगी। यह नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को इलाज कराने के साथ साथ दंत चिकित्सा की पढ़ाई में सारी सुविधा होगी। इसके अलावा भी एक अस्पताल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमको अगर मन करेगा तो फिर दांत दिखाने के लिए अब यही आएंगे। हम ऐसे ही आनंद लेने के लिए कह रहे थे कि अपना दांत दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इलाज का जरूरत होगा तो फिर हम यहीं आएंगे। हम कह दिए हैं, हम तो दांत का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं। इतनी व्यवस्था तो वहाँ भी नहीं है। अब यहाँ इलाज के लिए सब जगह के लोग आएंगे। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हम क्या कहें, जब तक ये रहेंगे तब तक तो नहीं, लेकिन जब इनसे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर नालंदा विश्वविद्यालय खूब बढ़िया बनेगा, वैसा ही जैसा हम चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोर्टार छर्रा लगने से करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं। जब मिली जानकारी के अनुसार यूपी बिहार बॉर्डर के झिंगा एसएसबी कैंप में फायरिंग प्रैक्टिस चल रही थी, जिसका पता बच्चों को नहीं था और वे भूलवश वहां चले गए और फिर यह हादसा हुआ। इस दौरान करीब 1 दर्जन नाबालिग बच्चों को छर्रा लग गया, जिससे सभी घायल हो गए। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। इसके बावजूद भी जहां राज्य में शराब का धड़ल्ले से अवैध कारोबार हो रहा है, वहीं लोग इसका चोरी छिपे सेवन करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम और बिहार पुलिस शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए आए दिन कार्रवाई करती है। ताजा मामला बिहार के कटिहार जिले के बराड़ी थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहाँ नल जल योजना के तहत लगाए गए पानी टंकी के मोटर रूम में विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कटिहार बराड़ी थाना क्षेत्र राजा पाकर वार्ड नंबर 2 में जल नल योजना के तहत लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किए गए पानी टंकी के मोटर रूम से लगभग 22 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन शराब तस्करों का इस अनोखे गोदाम को लेकर के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले नालंदा के रहुई में बिहार का सबसे बड़ा दंत चिकित्सा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारे तेजस्वी जी है, इनको हम बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। जितना करना था कर दिए, इनको और आगे करना है। आप लोग एक बात समझ ही रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं काम करने का, हमको सेवा करना था, कर लिए। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा है कि हमारी बात मान लीजिए, हमने बापू की बात को मान करके शराबबंदी लागू किया है। समाज में आपस में झगड़ा नहीं करना है। पहले हिंदू मुस्लिम का कितना झंझट होता था, लेकिन आप लोग हमारी बात मान गए तो फिर सब ठीक हुआ है। आगे भी कोई ना कोई झंझट करना चाहेगा तो फिर बाएं दाएं करना चाहेगा ही, लेकिन आप लोग अलर्ट रहिएगा, कहीं कोई झंझट मत करिएगा। प्रेम और भाईचारा रहेगा तो फिर आगे बढ़ेगा बिहार। डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब नालंदा के रहुई के भगन बिगहा में कितना बड़ा काम कराया गया है। कोई भी आदमी दंत चिकित्सा के लिए आएगा तो फिर कोई असुविधा नहीं होगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को इलाज कराने के साथ साथ दंत चिकित्सा की पढ़ाई में सारी सुविधा होगी। इसके अलावा भी एक अस्पताल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमको अगर मन करेगा तो फिर दांत दिखाने के लिए अब यहीं पर आएंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी बात कह दी है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी, केसीआर और नीतीश कुमार सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि एक विकल्प बने, सभी इसके लिए काम कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा सभी भारतीयों को दिए गए अधिकारियों का हनन हो रहा है। विपक्ष को एकजुट करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के साथ धोखा हुआ है। 2024 के समाजवादियों की उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत होगी। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार में सोमवार की देर शाम एक नवनिर्मित ईंट भट्टा चिमनी का बैरल अचानक टूट करके जमीन पर गिर पड़ा, जिसके कारण ब्लास्ट होने की से वहां काम कर रहे आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। चिमनी का मालिक भी इस हादसे में घायल हो गया। यह घटना पोठिया ओपी क्षेत्र की चौहार पंचायत की है। इस दौरान घटनास्थल पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ गंभीर रूप से घायल मजदूरों को डॉक्टरों ने पूर्णिया रेफर कर दिया। जब पूर्णिया में सभी का इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। बताया जाता है कि घायल सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं। जब बताया जाता है कि नवनिर्मित चिमनी का उद्घाटन किया जा रहा था, लेकिन उद्घाटन के दौरान ही चिमनी का बैरल टूट करके नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। जब मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना के जनवरी से शुरू होने की तैयारी के बीच 15 दिसंबर से सर्वे करने वालों की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। यह दिसंबर के अंतिम हफ्ते में यही ट्रेनिंग फिर जिला स्तर पर होगी। 45 से 60 दिन तक इस सर्वे के चलने का अनुमान है, जिससे सरकार अलग अलग जाति समूह की संख्या का पता लगाएगी, ताकि उनकी बेहतरी के लिए सरकारी योजनाएं बनाई और फिर बढ़ाई जा सके। खास बात यह है कि जाति आधारित गणना के सर्वे में 26 कॉलम होंगे, जिन्हें सर्वेक्षण टीम लोगों से सवाल पूछ करके भरेगी। जाति आधारित गणना में सबसे खास सवाल होगा जाति प्रमाण पत्र संख्या, जो सर्वेक्षण टीम लोगों से पूछेगी और सर्वे फॉर्म में दर्ज करेगी। जाति आधारित गणना का नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग है, जिसके सूत्र के मुताबिक लोग जिस जाति का खुद को बताएंगे, उन्हें उसका प्रमाण पत्र संख्या देना होगा प्रमाण पत्र के तौर पर। हालांकि ये अनिवार्य नहीं होगा। जिसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसने जाति समूह का नाम पूछकर सर्वे फॉर्म में दर्ज कर लिया जाएगा। या फिर सर्वे टीम के लोग स्थानीय लोगों और फिर पड़ोसियों से जाति के बारे में पुष्टि करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी एक अधिकारी ने कहा है कि बिहार में बड़ी आबादी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि जिनके पास ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है, उनके जाति के दावे की पुष्टि करें, ताकि सर्वे का काम सही नतीजा सही हो। जाति आधारित सर्वेक्षण को नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 2 जून को मंजूरी दे दी थी। बिहार सरकार ने जातियों की सूची बनाई गई है, या उसमें SC, ST, OBC, EBC और सवर्णों के कुल 203 जाति समूह दर्ज है। सर्वे में 26 कॉलम होंगे, जिनकी जानकारी सर्वे टीम लोगों से लेगी। इसमें आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, परिवार के सदस्यों की संख्या, वाहन आय जैसी सूचनाएं लेकर के दर्ज की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल पर राज्यसभा में नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने बताया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया में सिविल एनक्लेव के लिए बिहार सरकार से 50 एकड़ भूमि मांगी गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उत्तर दिशा में जमीन मांगी थी, परंतु राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने दक्षिण दिशा में 52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने उत्तर दिशा के बजाय दक्षिण दिशा में जमीन अधिग्रहण किया है, इसलिए राज्य सरकार 4 लेन कनेक्टिविटी देने का अनुरोध किया गया है। ये जानकारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए दी है। सुशील मोदी के राज्यसभा में पूछे गए सवाल के प्रस्तावित हवाई अड्डे की यात्रा क्षमता एवं उसे उड़ान योजना के आगामी संस्करण में शामिल किया जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कटिहार के बराड़ी के दियारा में किसान और फिर मजदूरों के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन का तत्काल कुख्यात अपराधी मोहन ठाकुर को गिरफ्तार करें। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि मोहन ठाकुर को प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है, तभी गैंगवार में निर्दोष गरीबों की जान ले रहा है। उसे पुलिस या फिर जो भी मार देगा उसको 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दो कि बराड़ी थाना क्षेत्र के सेमापुर ओपी के मोहन चांदपुर डहरा बकिया रानीचक दियारा में मोहना ठाकुर गुट और सुनील यादव बोस गुट के बीच बीते दिनों गैंगवार हुआ था। इसमें मोहना डी
धुड़ियाही रानीचक के 5 लोगों की हत्या करके शव गंगा में फेंक दिए थे। जब पूर्व सांसद ने कहा है कि दियारा क्षेत्र में मोहना ठाकुर ने आतंक मचा रखा है, उससे किसान, मजदूर और गरीब परेशान है। पप्पू यादव ने कहा है कि झारखंड और फिर अन्य जगहों से दियारा लाई जाने वाली भैंस पर कुख्यात मोहना ठाकुर 1000 रुपये रंगदारी वसूलता है। उन्होंने कहा है कि 6 दिन बीत गए हैं, पीड़ितों के घर सन्नाटा है, प्रशासन ने पीड़ितों के बयान नहीं लिए हैं। यह सांसद, विधायक, पूर्व विधायक कहाँ छिपे हैं? क्या फिर वोट नहीं लेना है? जनता की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको बता दूं कि ये मामला अभी सुलझ नहीं पाई है। जब मामले की जांच जारी है, वहीं इस घटना को लेकर के सोशल मीडिया पर भी कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों ने ट्वीट के जरिए इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, बात करते हैं कि सूचना क्रांति में अग्रसर हो रहा भारत अब जल्द ही ऐसी तकनीक ला सकती है जिसके चलते आप अपने मोबाइल पर लाइव टीवी देख सकते हैं, जब वो भी बिना इंटरनेट के। फिलहाल वाईफाई इंटरनेट का इस्तेमाल करके मोबाइल पर आप खबरें, खेल, फिल्में, धारावाहिक सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन जल्द ही ये सुविधा आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो सकती है, जिसके लिए ना तो सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी और न ही इंटरनेट की। दूरसंचार मंत्रालय के तहत आने वाली एक इकाई टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर ने एक ड्राफ्ट जारी करके स्टेक होल्डर से उनके विचार मांगे हैं। इस ड्राफ्ट के तहत मोबाइल के वाईफाई को इस्तेमाल करके टीवी को फोन पर देखा जा सकेगा, यानी कि मोबाइल का वाईफाई ऑन करके ही आपका मोबाइल टीवी बन जाएगा, जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, ना ही आपको मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत और चीन सेना के बीच एक बार फिर से झड़प सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगत्सवे में भारतीय सैनिकों और फिर चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। झड़प में दोनों देशों के नागरिकों के घायल होने की जानकारी मिली। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह घटना 9 दिसंबर 2022 की है। इस झड़प में भारत के तकरीबन 30 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। इस घटना को लेकर के विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। वहीं पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। ओवैसी ने कहा कि चीन हमें गश्त नहीं करने दे रहा है। झड़पें हो रही है लेकिन मोदी सरकार चुप है। झड़पें 9 दिसंबर को हुई, लेकिन संसद के चलने के बावजूद हमें 12 दिसंबर को इसके बारे में पता चला है। ये पीएम मोदी का कमजोर राजनीतिक नेतृत्व है, वे चीन का नाम लेने से डरते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि मोदी सरकार को संसद को सूचित करना चाहिए था। हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। गलवान के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई आएगा। क्या वे अब भी यही कहेंगे? मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने कहा है कि हमारे पास व्यापार असंतुलन है और चीन उसके पक्ष में है। इसके बावजूद भी हमारे सैनिक घायल हो रहे हैं। हमें संसद में सरकार से जवाब चाहिए और स्थानीय प्रस्ताव लाएंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे से नहीं भागेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि समस्तीपुर में लुटेरों को कंट्रोल करना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल है। यहां लुटेरों ने एक सप्ताह की अवधि में तीसरी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। जहां पिछले मंगलवार को भोला टॉकीज संचालक और फिर ज्वेलरी कारोबारी के यहां लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, वही सोमवार की सुबह लुटेरों ने सेंट्रल बैंक की शाखा को निशाना बनाया है। जहाँ सुबह सुबह बैंक की शाखा से लुटेरों ने 65 लाख रुपए लूट लिए और भागने में कामयाब हो गए। हालांकि भागने के दौरान एक लुटेरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है, जिसके पास से लूट की कुछ रकम भी बरामद हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत सरकार अब देश में मौजूद सभी मदरसों की जानकारी एकत्रित करने का प्लान बना रही है। जहां संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार देश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल विकसित करेगी। यह संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की गई है। देश भर के मदरसों की अधिक व्यापक जानकारी यानी कि डेटा रखने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने समिति को बताया है कि उसने मदरसों के लिए एक MRS पोर्टल विकसित करने के लक्ष्य से एक एजेंसी को नियुक्त किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से उस पोर्टल पर मदरसा स्कूलों के बारे में जानकारी अपलोड करने का अनुरोध किया जाएगा और पोर्टल ऐसे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी हासिल करेगा। मंत्रालय ने समिति को बताया है कि यह परिकल्पना की गई है कि पोर्टल के माध्यम से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्रित किए गए डाटा से नीति बनाने के साथ साथ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र नियमित करने और फिर दूसरी अव्यवस्थाओं को सुधारने वन टाइम विकल्प तलाशने के लिए 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति को 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के आदेश पर यह कमेटी सोमवार को गठित हुई है। यह समिति की रिपोर्ट को लागू करने शिक्षा विभाग राजभवन जाएगा ताकि विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाएं सुधारी जाए। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय के सत्र नियमित करने के लिए छात्रों को
समय पर परीक्षा फल निकालने, अंक पत्र, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संदर्भ में जरूरी सुझाव भी ये समिति देगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ ही सदर अस्पतालों में अगले 5 दिनों के अंदर डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। जब मरीजों की सुविधा के लिए डिस्प्ले बोर्ड पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के नाम दिखेंगे। डिस्प्ले बोर्ड पर ओपीडी और आईपीडी के मरीजों को ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों के नाम की जानकारी मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने मिशन 60 के तहत सदर अस्पतालों का आकलन करने के बाद नई SOP तैयार की है। इसमें मरीजों और फिर उनके परिवार वालों की सुविधा के लिए कई प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। अब SOP के अनुपालन के तहत विभाग की ओर से सभी अस्पताल प्रबंधन को 5 दिनों में डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था करा करके उसे प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। विभाग की ओर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सदर अस्पताल को भेजे गए निर्देश में दोस्तों बात करते हैं कि मिथिलांचल के लोगों को नए साल में यात्रा के दौरान ध्वनि और फिर वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलने वाली है। जब मिथिला के लोगों को जल्द ही CNG बस की सुविधा मिलेगी, इसकी तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू कर दी गई है। जब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासन और फिर क्षेत्रीय प्रबंधक शंकरानंद झा ने बताया है कि नए साल में पथ परिवहन निगम की ओर से 1 दर्जन CNG बस विभाग के स्तर पर दरभंगा को दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग इन बसों को अलग अलग मार्गों पर चलाने पर विचार कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में आए दिन नेता एक दूसरे के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते रहते हैं। जब वे कई बार भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, लेकिन इसी कड़ी में अब एक पूर्व IPS ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भाषाई मर्यादा तार-तार कर दी है। पूर्व IPS अमिताभ दास ने विधायक गोपाल मंडल के बेटे पर जमीन कब्जा करने को लेकर के 4 लोगों को गोली मारने का तथाकथित आरोप लगाया है। इसे लेकर के पूर्व IPS अमिताभ दास ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप में उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने पुलिस को विधायक पुत्र को मदद करने का निर्देश दिया है। साथ ही अमिताभ दास ने बिहार के DGP को पत्र लिखकर के गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को गिरफ्तार करने की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसे लेकर के जदयू के कई नेताओं ने पिछले दिनों जम करके बयानबाजी की। जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक और खुला अधिवेशन में नीतीश को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया, लेकिन जदयू नेताओं की टिप्पणियों पर अब RJD विधायक ने तंज कसा है। यह नीतीश सरकार में मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर के जोरदार कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, वो तो संयुक्त राष्ट्र के भी अध्यक्ष बनेंगे। जब बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के पूर्व सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। उनसे पूछा गया है कि जदयू नेताओं ने कहा है कि वे नीतीश कुमार को देश का PM देखना चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार देश के अगले PM बनेंगे? इस पर कटाक्ष करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वे देश के PM क्यों बनेंगे? उन्हें तो संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि मछली पालन वाले तालाब का पानी फसलों के लिए फायदेमंद है। यदि पानी की उपलब्धता हो तो फिर पानी बदलना भी ज़रूरी है। ऐसे में मत्स्य विभाग की ओर से मत्स्य पालक और किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि तालाब का पानी खेतों में डालने पर यूरिया की बचत होती है। इससे खेत में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है, जो फसलों के लिए फायदेमंद है। मत्स्य विभाग के अनुसार मछलियों की बीट की वजह से पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। फिलहाल बिहार के कई जिलों में यूरिया की किल्लत से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मत्स्य विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बताया गया है कि इस तरीके से एक साथ कई फायदे होते हैं। जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों की सिंचाई की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। साथ ही मछली पालक को भी बढ़ावा मिलता है। हाल ही में मछली पालकों को इस बारे में प्रशिक्षित भी किया गया है। भ्रमण कार्यक्रम के तहत मछली पालन के जरिए खेती को कैसे फायदा हो और किसानों को अच्छी आमदनी हो, इस बारे में बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि CTET दिसंबर 2022 परीक्षा के लिए आवेदन किए लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 का आयोजन इसी माह के अंतिम सप्ताह के दौरान CBSE द्वारा किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर CET 2022 एग्जाम डेट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड की सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकाशित विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CBSE CTET 2022 का आयोजन आखिरी हफ्ते 25 से 30 दिसंबर के बीच शुरू कर देगा
करेगा। हालांकि बोर्ड द्वारा CTET परीक्षा तिथि पर अभी तक अपडेट नहीं किए जाने के चलते उम्मीदवारों को CBSE के नोटिफिकेशन का फिलहाल इंतजार ही करना होगा। यहाँ CTET 2022 परीक्षा तिथि के साथ साथ रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि CBSE केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के दिसंबर सत्र के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जरूरी एडमिट कार्ड को परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक सप्ताह पहले जारी कर देगा। CBSE CTET एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड करने के लिए लिंक को परीक्षा पोर्टल ctet.nic.in पर एक्टिव करेगा। इस लिंक के माध्यम से उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।